नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, भारत के पीएम जो हैं नरेंद्र मोदी, वो यूएई के दौरे पर गए। अब हमारे देश के भीतर भी कई लोगों के पेट में मरोड़े उठने लगी कि ये इतनी प्रॉब्लम चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। खुद यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया लोग विदेश यात्रा ना करें, वर्क फ्रॉम होम करें, स्कूल को भी घर से चलाएं, ऑनलाइन कर दें, और खुद जो है ये प्लेन उड़ाकर, मतलब प्लेन में बैठकर और चल दिए विदेश यात्रा पर घूमने। देखिए, हमारे में और पीएम में ना फर्क है। हम बैठकर खाने वाले हैं, खाने वाले इन द सेंस कि अगर हमें तेल कम पड़ेगा ना, तो हम इसी पीएम का नाम ले लेकर कहेंगे कि देखो कुछ इंतजाम नहीं किया। रसोई गैस कम पड़ रही है ना, तो इसी पीएम को कोस रहे हैं कि क्यों इंतजाम नहीं किया। बिल्कुल कोसना चाहिए, क्योंकि सरकार का काम है लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए, इसीलिए उन्हें चुनकर भेजा गया है। तो इस चीज के लिए तैयार रहिए कि जब इतना बड़ा संकट चल रहा हो पूरी दुनिया में और आप पर भी क्राइसिस का असर पड़ रहा हो, तो उसी को कम करने के लिए, भविष्य में ऐसा ना हो उसको ठीक करने के लिए ऐसी यात्राएं की जाती हैं। अगर यहां पे कांग्रेस की भी गवर्नमेंट रहती और कांग्रेस के भी पीएम जा रहे होते, तो तब भी मैं उनके लिए ऐसी ही बातें करता। ये जरूरी है करना। तो भैया वहां पर जाकर उन्होंने मुलाकात की जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं MBZ। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको वहाँ की तस्वीरें दिखा दूँ। हालांकि जैसे ही वो एयर स्पेस में घुसे यूएई के, वहाँ पर F-16 ने सबसे पहले, जो यूएई एयरफोर्स के F-16 है, उन्होंने उसको एस्कॉर्ट किया। उसका मैं वीडियो पहले आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद पीएम मोदी जब लैंड कर गए, वहां पर बड़ा जबरदस्त जो है ना स्वागत किया गया। तो स्वागत की तस्वीरें देखिए आपने। देखिए, इन तस्वीरों में बहुत कुछ छुपा हुआ है। इन तस्वीरों में भारत की उम्मीदें हैं, इन तस्वीरों में यूएई की उम्मीदें हैं, जो दोनों देश एक दूसरे की पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की जरूरत है, एनर्जी नीड्स की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। यूएई की नीड्स एक पावरफुल देश के सपोर्ट की जरूरत है, बिजनेस करने की जरूरत है, अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए एक बड़ी इकोनॉमी, बड़े मार्केट की जरूरत है। तो दोनों देश एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। प्लस आने वाले टाइम पे जो इजराइल, इंडिया, यूएई, ये एक ट्राइका जो बन रहा है ना, ये बहुत बड़े काम करने वाला है। अब देखिए, इसको बिगाड़ने में भी बहुत सारे लोग लगे होंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो और भी देश हो, सब बिगाड़ने में भी लगे होंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा हम काम करने जा रहे हैं, चाहे वो एनर्जी नीड्स को लेकर हो, चाहे वो जो मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो उसके बाद मोहम्मद बिन जायद ने, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ट्वीट किया, हिंदी में किया है, देखिए। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अबू धाबी में स्वागत किया, जहां हमारी वार्ता हमारे देशों और लोगों के बीच गहरे संबंधों को और सुदृढ़ बनाने पर केंद्रित रही। संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच एक दीर्घकालिक रणनीतिक एवं आर्थिक साझेदारी है और आज की हमारी चर्चाओं में ऊर्जा, प्रौद्योगिकी तथा अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को नई गति देने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। साथ मिलकर हम अपने देशों की सतत प्रगति सुनिश्चित करने तथा क्षेत्र और विश्व में शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, ये उन्होंने कहा। और देखिए, पीएम मोदी ने भी यूएई पर जो हुए हमले हैं उसकी निंदा की है और पीएम मोदी की तरफ से भी कहा गया कि हम वेस्ट एशिया में शांति के पक्षधर हैं, हम इसके लिए काम करेंगे। ये सारी बातें जो हैं हुई हैं। अब जाहिर सी बात है कि पाकिस्तानियों को इस पर बड़ी चिंता हो रही है कि भाई गल्फ कंट्री, यूएई, मुसलमान, इस्लामिक उम्मा, ये वो, और वहां पर घुसपैठ किसकी है? मैं घुसपैठ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि वहां पर पूछ किसकी है? न्यूक्लियर पावर्ड पाकिस्तान की नहीं, भारत की है। भारत की पूछ है वहां पर। तो चलिए जरा देखते हैं कि चल क्या रहा है। जी हाँ, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इस वक्त यूएई के विजिट पर हैं और उनकी मुलाकात हुई है यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन नह्यान से। यकीनन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है
जो भारत को मिली है, और भारतीय प्राइम मिनिस्टर जो है वो यकीनन यही सब कुछ बात करने के लिए गए हैं, और ये इन्वेस्टमेंट जो है यूएई की तरफ से की जाएगी और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्या मैसेज दिया जा रहा है कश्मीर के मुसलमानों को, मुस्लिम उम्मा की जानिब से, मुसलमान ममालिक की जानिब से? मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट था वो क्या मांद पड़ता चला जा रहा है कि जिसको हम देखते हैं कि वो जहाँ जाता है, वो पैलेस्टीन हो, अफगानिस्तान हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, बहरीन हो, उसको अवार्ड से नवाजना शुरू हो चुके हैं। बड़े अफसोसनाक बात है। फ्रस्ट्रेशन देख रहे हैं आप कि मुसलमान देशों में मोदी को अवार्ड क्यों दिए जाते हैं। अब अवार्ड में तो भैया आप लोग जानते ही हैं, वैसे स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। मेजर मुस्लिम कंट्रीज ने, जो इधर मिडिल ईस्ट वाली हैं और भी हैं, सब ने इंक्लूडिंग पैलेस्टाइन पीएम मोदी को अवार्ड दिया, अपना स्टेट ऑनर दिया है। अब ये सारे के सारे पागल तो नहीं है कि अगर एक बंदा जो एंटी मुस्लिम होगा, इस्लाम के खिलाफ होगा, मुसलमानों पर जुल्म करता होगा, उसे मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने वाले इतने बड़े देश, इतने इंपॉर्टेंट देश अपना स्टेट ओनर कैसे दे सकते हैं, स्टेट ऑनर कैसे देंगे? ये तो बिल्कुल, मतलब ये उल्टी बात हो गई ना, ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई कि जी हिटलर को ना जूस आके अवार्ड दे रहे हो। आप समझ रहे हो इस पॉइंट को? ये चिढ़ है इन लोगों की, क्योंकि यहां पर आकर इनकी जो टू नेशन थियरी थी वो फेल होती है कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, हिंदू और मुसलमान जो है वो दोस्त नहीं हो सकते, और ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। यहां पर ये मात खा जाते हैं, और यही काउंटर है हमारा कि तुम किस बिसात पर हो पाकिस्तानियों। जब ये तुम लोग नैरेटिव बनाते हो, दूसरा नैरेटिव हम बना रहे हैं जो बिग पिक्चर है। बड़े अफसोसनाक बात है कि ऐसे वक्त पे अगर यूएई ने पहले वादा भी किया था, इशारा भी दिया था, लेकिन कुछ हकायक से हमें सबक हासिल करना चाहिए। कौमों की डिग्निटी, वकार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप हमेशा हाथ अपने फैलाएंगे तो आपका वो वकार नहीं रहता। मोदी जी का ये जो विजिट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और उसकी एक रीजन ये भी है कि कई जगह ये बात भी की जा रही है कि 3 कंट्रीज मिलकर काम करेंगी और इन्वेस्टमेंट करेंगी और डिफेंस और हर चीज के ऊपर काम किया जाएगा, और उसमें जो है वो यूएई भी है, भारत है और इजराइल। जी हाँ, ये तीनों कंट्रीज के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि तीनों मिलकर काम करेंगे। यूएई, सऊदी अरब और दीगर ममालिक ने यह सोचा है कि पाकिस्तान की मदद करते हैं जब उसको पैसे की जरूरत होती है, लेकिन उनकी बहुत भारी तिजारत है गल्फ के ममालिक की हिंदुस्तान के साथ, 100 अरब डॉलर से ज्यादा। तो हमें होश के नाखून लेने चाहिए। अपने मुल्क की जो मईशत, जो हमें एक आदत पड़ गई है अफीम की तरह, भिखारियों की तरह हम IMF की तरफ भागते हैं, 18-19 दफा जा चुके हैं। भारत की तरफ से भी जो कुछ कहा जा रहा था कि जी यूएई के साथ भी काम करेंगे, इजराइल के साथ भी रिलेशंस हैं, तो बिल्कुल अब एक बार फिर जो है वो नरेंद्र मोदी जी यूएई पहुंचे हैं, और जिन चीजों के ऊपर काम करने का कहा जा रहा है, $5 बिलियन एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो की जाएगी, और ये दोनों कंट्रीज मिलकर डिफेंस पर भी बात करेंगी या काम करेंगी, और उसके साथ साथ सप्लाई चेन पर बात होगी। ट्रेड, जाहिर है कि ट्रेड के बगैर कुछ नहीं चलता, और यही बात यहाँ पर पाकिस्तानियों को समझ नहीं आती कि आपने ट्रेड के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, जो कि हम करते हुए दिखाई नहीं देते। इंडियन प्राइम मिनिस्टर का यूएई जाना, इजरायली प्राइम मिनिस्टर का यूएई जाना, ये बताता है कि वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स कहाँ चल रही है। वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स में अब गल्फ जो है वो प्रोमिनेंस लेगा कुछ टाइम तक, अगले कुछ टाइम तक गल्फ पर बहुत सारी बातचीत होंगी। इंडिया का अपना एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट भी है कि इंडिया से गल्फ जाए सामान, गल्फ से निकल के इजराइल जाए और इजराइल से यूरोप जाए, इसमें रेल, रोड सब कुछ होगा। तो ये भी हम, ये जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर पे यूएई अब मेजर पार्टनर बनकर निकलेगा। यूएई भी इस वक्त पाकिस्तान से ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहा है, और जाहिर है उसका रीजन जो है वो ईरान की वॉर को लेकर ही है, और इसी वजह से कई जो पाकिस्तानी है
उनको यूएई से निकाले जाने की भी बात की गई है, बल्कि यहाँ तक है जिनके पास गोल्डन या गोल्ड पासपोर्ट या इस तरह का जो उनकी एक स्कीम चला करती है, वो वीजा यानी गोल्ड वीजा भी था, उनको भी कहा गया है कि जी आप यहाँ से निकल जाएं। एक दो लोगों को, ऐसे लोगों का भी वीजा जो है वो कैंसिल हुआ है, और बहुत से जो लेबर क्लास दुबई में या अबू धाबी में मौजूद थी उसको भी वहां से निकाला जा रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि नहीं, सवाल ये है कि यूएई पाकिस्तान से इतना नाराज क्यों है और क्यों निकाला जा रहा है लोगों को वहां से? पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड की वजह से, पाकिस्तान के दोगलेपन की वजह से। पाकिस्तान एक तरफ ईरान की चाट रहा है, पाकिस्तान दूसरी तरफ सऊदी अरब की चाट रहा है, पाकिस्तान तीसरी तरफ यूएई की बुराई करता है, सऊदी अरब से डिफेंस पैक्ट किया हुआ है, और ये यूएई को बिल्कुल पसंद नहीं। यूएई कह रहा है कि भैया तुम्हारे लाखों लोग हमारे यहां आते हैं, हम उनको रोजगार देते हैं, हम उनको पैसे दे रहे हैं, वहां से वो रेमिटेंसेस भेजते हैं तुम्हारे यहां पाकिस्तान में, हम तुम्हें उधार देते हैं, तुम्हारे बैंक में अपने पैसे रखवाते हैं, और तुम उल्टा हमारी ही जड़ें काटने पे तुले हुए हो। हम जिस डाल पे बैठे उसी डाल को काट रहे हो। यूएई वाले भी बेवकूफ नहीं है ना। दूसरी बात ये कि यूएई में जो आपकी लेबर काम करती है, यूएई में जो आपके लोग काम करते हैं पाकिस्तानी, उनके साथ बड़ी भारी दिक्कत है। उनके साथ दिक्कत ये है कि उनको कुछ आता नहीं है, स्किल नहीं आता, उल्टा वहां भी वो स्कैम करते हैं, क्राइम करते हैं। और यकीन मानिए यूएई में हालत इतनी खराब है कि पूछिए मत। पहले मैं आपको सुनवाता हूं कि क्यों यूएई से आप लोगों को किकिंग आउट किया जाता है, पाकिस्तानी की जुबानी ही सुनवाता हूं। लगाइए भाई क्लिप। यूएई वाले हमारे सफारतखाने को बताते हैं, वो जब कहते हैं कि आप हमारे लोगों को वीज़ा क्यों नहीं देते। एक तो उन्होंने ये बताया, उन्होंने कहा जी कि आपकी जो लेबर है ना, ये इनका कोई स्किल्ड लेबर नहीं है, कोई हुनरमंद, यानी कि इनके पास हुनर नहीं है। दूसरा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, इन्हें इंग्लिश नहीं आती। इधर बहुत सारे लोग जो हैं वो जो और नेशनैलिटीज़ हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, इनको लिहाजा इधर वो एक रिक्वायरमेंट में ये पीछे जा पड़ते हैं। इनकी निस्बत जो इंडियन है वो कदरे बेहतर हैं। इंडिया में जो एक राब्ता ज़ुबान भी होती है, वो काफ़ी लोग जो हैं उनको अंग्रेज़ी को थोड़ी बहुत आ ही रही होती है। दूसरा उन्होंने बताया उन्होंने क्या कि जनाब तुसी जेडे तुहाडे लोग ने पाकिस्तानी माशाल्लाह, ये हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनकी एक आप समझें कि निस्फ हैं, कि उनका 50% है जो यूएई में है, कि अगर उनके साथ हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन किया जाए तो अगर पाकिस्तानी 5 हैं तो हिंदुस्तानी 10 हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जेल में ये उल्ट है कि जेल में जो पाकिस्तानी है वो उनसे दुगने हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि ड्रग्स, आपके लोग आते हैं, इनके ज़रिए नशा भी इधर आता है, ठीक है, लिहाजा ये एक और डिस्क्वालिफिकेशन है। आगे जो उन्होंने पॉइंट बताया, उन्होंने कहा कि इंतहाई झगड़ालू किस्म के, एवं गल तो लड़ पैणगे। और फिर उन्होंने कहा जी सोशल मीडिया जो है ना, ये हमें एक तबाही के दाने पर लेके जा रहा है जिसका हमें एहसास नहीं है। इधर को बारिश भी हो जाए, ठीक है, तो वो भी हमारे खाते में डाल देंगे। उन्होंने कहा जी पिछले दिनों जब बारिशें हुई, जब उधर एक सैलाब वाली सूरत हाल है, तो उन्होंने कहा जी कि ये जो पाकिस्तानी हैं सोशल मीडिया पे ये बातें चला रहे थे कि इन्होंने चूँकि इधर को मंदिर बनाया है हिंदुओं के लिए, तो इसलिए अल्लाह का अजाब आया। फिर उन्होंने कहा जी कि आपके लोग जो है ना, इनके हाइजीन के रिलेटेड इश्यूज़ हैं। वो क्या है जी कि नांदे नुंदे को नहीं, गंदे होंदे ने, इनकी इनकी जो रहतल है ना को ठीक नहीं है। ये एक और उन्होंने ये इशू उठाया। फिर उन्होंने कहा जी कि आपके लोग जो हैं जो माशाल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं, लंबी लंबी ब्रेक पर जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, दौराने काम लंबी ब्रेक्स पर नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। तो जो भी एक उनका पोटेंशियल एम्प्लॉयर है उसको इतनी लंबी नमाज़ें पढ़ने वाला बंदा पसंद नहीं है, ठीक है। उसके बरक्स जो इंडियन होगा या जो नेपाली होगा उनकी तरफ से उन्हें इस तरह का मसला नहीं आता। अब ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट उमर चीमा की बात आपने सुन ली। अभी हालात क्या है वहां पर, अभी पाकिस्तानियों के साथ ट्रीटमेंट क्या चल रही है, आपको आइडिया है? नहीं आइडिया है? चलिए आपके एक बड़े नामी आदमी हैं पाकिस्तान के, उनकी जुबानी ही सुनवा देता हूं कि यूएई में पाकिस्तानियों के साथ ट्रीटमेंट क्या हो रही है, वहां की अथॉरिटीज, वहां की सरकार आप पाकिस्तानियों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रही है,
किस तरह आपको उसकी आपकी आपकी असल औकात दिखा रही है। लगाइए बेटे। अभी मैं आया हूँ इमारात से। आपको सुन के हैरत होगी कि इमारात में पाकिस्तानियों का वो हाल है, 10-10 दिन तक उनको जो है जेल में रखते हैं, वहाँ उनकी वीडियो बनाते हैं, उनको नंगा करते हैं। सिर्फ पड़चिनार से जो है 8,000 जो अलेतशी से मसलक से वाबस्ता हैं वो डिपोर्ट कर दिए गए। मुझे समझ नहीं आ रही है कि अमारात इतनी दुश्मनी पे क्यों उतर आया है, क्योंकि ये जो हो रहा है पाकिस्तानियों के साथ, खसूसन अमारात में जितने भी रईस वजीर पाकिस्तानी हैं, कल जब मैं एयरपोर्ट पे आया 20 पाकिस्तानियों ने घेरा और सब ये बता रहे थे उनके साथ ये हुआ, इनके साथ ये हुआ। हमारी वज़ारत ख़ारिजा क्या कर रही है? और यकीन मानिए आने वाले टाइम पे इससे भी ज्यादा बदतर बिहेवियर पाकिस्तानियों के साथ होने वाला है वहां पर। तो पाकिस्तानियों, अब तो ये तुम लोग भूल जाओ कि तुम लोग अब यूएई जाके कमा खा पाओगे ढंग से। एक एक पाकिस्तानी को वहां से लात मारकर भगाएंगे और तुम्हारी जगह कौन आएगा पता है? बांग्लादेशी आएंगे, इंडियंस आएंगे, तुम देखते रहो, फिलीपींस से लोग आएंगे, देखते रहो तुम। लेकिन पाकिस्तानियों की रोजी रोटी जो है वो खतरे में पड़ गई है और इसका बड़ा असर पड़ेगा आपके यहाँ रेमिटेंसेस पर। जो बिलियन ऑफ डॉलर्स के रेमिटेंस आते थे ना यूएई से, वो भी गया। इतनी जल्दी नहीं होगा कि आपको ये 6 महीने साल भर में नहीं नजर आएगा, ये 2-3 साल लगेंगे इसमें, लेकिन होगा ये। जैसा कि हम लोग पिछले 4-5 साल से कह रहे हैं कि पाकिस्तानी को लात पड़ेगी हर जगह से, और वो पड़ रही है, संख्या बढ़ गई है, डिपोर्ट किए जा रहे हैं, मुसलमान कंट्री से भी हो रहा है और यूएई से तो अब ये देख रहे हैं कि इस आगे आने वाले टाइम में गल्फ एरिया में एक स्प्लिट है। स्प्लिट ऐसा है कि यूएई एक अलग पोल बन रहा है और सऊदी एक अलग पोल बन रहा है। सऊदी के साथ कितने कंट्रीज है गल्फ एरिया के या उस अरब रीजन के, ये भी पता चलेगा कुछ टाइम में, और यूएई के साथ कितने हैं ये भी पता चलेगा। और देखिए हमारे रिलेशन सऊदी अरब के साथ भी बहुत अच्छे हैं और यूएई के साथ भी बहुत अच्छे हैं। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं कि यूएई की इस यात्रा से निकला क्या, भारत को क्या मिला है, क्या भारत को फायदा हो रहा है, ये सारी चीजें 7 पॉइंट जो हैं वो जारी की गई हैं अलग अलग उसमें। और तो सबसे पहला है कि स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन हुआ है, अग्रीमेंट हुआ है बिटवीन इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड ISPRL एंड अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। अब आप ये कहेंगे कि स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, ये उसी की बात हो रही है जो 9.5 दिनों का है। मैं टोटल पेट्रोलियम रिजर्व की बात नहीं कर रहा हूं जो 76 दिन के बराबर है, नहीं, मैं स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम की बात कर रहा हूं जो बिल्कुल सरकार के अंडर होता है और वो बड़ी जबरदस्त चीज है। वो बिल्कुल आखिरी सोचिए कि पत्ता है वो। मुझे लग रहा है कि उसको बढ़ाने की बात हो रही है। वो 9.5 दिन से हो सकता है आगे कितने दिन और बढ़ाए, कितने हफ्ते बढ़ा दे, आई डोंट नो, बट ये मीटिंग उसी के लिए। अब हालांकि बताया गया है कि व्हाट इट मींस, एनर्जी सिक्योरिटी को बूस्ट करेगा, भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को एनहांस करेगा और पोटेंशियल कोलैबोरेशन इन लिक्विड नेचुरल गैस एंड लिक्विड पेट्रोलियम गैस स्टोरेज फैसिलिटीज इन इंडिया। गैस को हम यहां पर स्टोर कर सके उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। ये सारी चीजें हो रही हैं कि अगर दोबारा इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हमारी एनर्जी नीड्स सिक्योर रहे। ठीक है। दूसरा जो हुआ है स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन ऑन सप्लाईज ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG के सप्लाई पर जो है वो कोलैबोरेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वही है एनर्जी सिक्योरिटी को बूस्ट, भाई रसोई गैस की दिक्कत ना हो। लॉन्ग टर्म सप्लाई ऑफ LPG, इससे मजबूती मिलेगी, स्ट्रेंथन क्या होगा, लॉन्ग टर्म ऑफ सप्लाई ऑफ LPG मिलेगी। साथ में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप को सपोर्ट मिलेगा और ये देश के प्रगति के लिए, देश के विकास के लिए, हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा आउटकम, फ्रेमवर्क फॉर द स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये हमारे बड़े काम की चीज है। इसका मतलब क्या है, इनका कहना है कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन जो होगा दोनों देशों के बीच वो मजबूत होगा। इनोवेशन एंड शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो है बूस्ट मिलेगा इसको, और नेशनल एंड रीजनल सिक्योरिटी में मजबूती मिलेगी।
ज्वाइंट प्रोडक्शंस हो सकते हैं, हमारे वेपन्स वहाँ पे जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी शेयर हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंतर्गत आएंगी इस डिफेंस पार्टनरशिप के। और मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत बड़ी चीज़ आने वाली है, देखिएगा। चौथी चीज़, अग्रीमेंट ऑन सेटिंग अप शिप रिपेयर क्लस्टर एट वडिनार। वडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर बनाया जाएगा। इससे क्या होगा, बूस्ट क्या मिलेगा, शिपिंग, पोर्ट और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलेगा, एडवांसेस मेक इन इंडिया को फायदा होगा। ठीक, मतलब शिप रिपेयर होंगे, पोर्ट की फैसिलिटीज और बाकी सारी चीजें वो हैं। पांचवी जो चीज है वो अरेंजमेंट ऑफ ऑन स्किल डेवलपमेंट इन शिप रिपेयर। अब ये रोजगार की बात आ गई। जब आप शिप रिपेयर फैसिलिटी को करते हैं तो भाई वैसे स्किल्ड वर्कर चाहिए जो शिप को रिपेयर करें, मेंटेन करें, ओवरऑल करें, रिपेयर करें, बहुत सारी चीजें। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो एडवांस कैपेबिलिटीज ऑफ इंडियन मैरीटाइम वर्कफोर्स, पोजीशंस इंडिया एज अ हब फॉर स्किल्ड शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयर प्रोफेशनल्स, बूस्ट स्किल इंडिया मिशन। हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी। शिप बिल्डिंग जो हमारा सेक्टर है वो बहुत बड़ा होने वाला है। ये सब रातों रात नहीं होता है, टाइम लगता है, बट इनिशिएट कर दिया गया है। ये है। छठी जो चीज है वो है अरेंजमेंट फॉर सेटिंग अप 8 एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूटर क्लस्टर इन पार्टनरशिप बिटवीन सीडैक इंडिया एंड G42 UAE। भारत की जो संस्था है सीडैक और यूएई की जो G42 है, इनके बीच 8 एक्साफ्लॉप, टेराफ्लॉप से भी ऊपर हो गया ये, आई थिंक, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अब इसका मतलब क्या होगा, एडवांसेस सेटिंग अप सुपर कंप्यूटर क्लस्टर्स। किसी भी टेक्नोलॉजी के R&D के लिए, उसके सिमुलेशन के लिए, उसकी जटिल गणनाओं के लिए सुपर कंप्यूटर की बहुत जरूरत होती है। वो सारी चीजें सुपर कंप्यूटर से तय, क्योंकि भाई आपको बहुत हैवी कैलकुलेशंस करनी होती, उसके लिए सुपर कंप्यूटर चाहिए। और इससे जो भारत का AI मिशन है उसको भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। मशीन लर्निंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, अब पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे भाग रही है। बहुत कुछ बदल दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने और भविष्य में बहुत कुछ बदलने वाला है। और जो सातवीं चीज हुई है, इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट फ्रॉम यूएई टू इंडिया, जो बात आरजू जी बता रही थी, $5 बिलियन की। तो $5 बिलियन USD यूएई इन्वेस्ट करने वाला है। इससे क्या होगा, स्ट्रॉन्गर मार्केट और मोर जॉब्स जो हैं वो क्रिएट होंगी, बाजार मजबूत होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी। और अंडरस्कोर्स यूएई सस्टेन्ड कमिटमेंट टू इंडियाज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ स्टोरी। यूएई की कमिटमेंट है कि वो भारत की ग्रोथ स्टोरी में शामिल होगा। इससे क्या होगा, रिलेशन बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हुई हैं और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में यूएई हमारा बहुत बड़ा पार्टनर होगा, बहुत बड़ा सपोर्टर होगा, और हम भी यूएई के बहुत बड़े पार्टनर होंगे, बहुत बड़े सपोर्टर होंगे। और दोनों देश एक दूसरे की नीड्स को पूरा करेंगे, हमारी एनर्जी नीड्स, उनकी फूड सिक्योरिटी और बाकी सारी चीजें, इनफैक्ट डिफेंस भी। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और भाई और चैनल को तो सब्सक्राइब करो यार। नहीं बोलता हूं मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे ऑथेंटिक जानकारी देता हूं मैं, सोर्सेज के साथ, रेफरेंस के साथ, आपके ज्ञान को बढ़ाता हूं मैं। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री है बिल्कुल, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। चलिए जल्दी आता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।